सर मेरे को लास्ट लेक्चर में एक डाउट है। बोलो। सर वो आपने थर्ड पॉइंट लिखा था ना, वो बाय इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। हम्म। सर उसमें प्रोबेबिलिटी मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी बार, वो पार्ट में को नहीं समझा। ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या होता है? वैसे कौन सा वाला एग्जैक्ट पॉइंट बोल, पॉइंट कौन सा वाला बोल रहा है? ओनली ये वाला पूछ रहा है क्या? हाँ सर, हेलो। ओनली ए वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए के अंदर बी के बाहर, तो ए के अंदर और बी के बाहर क्या हो जाएगा? ये वाला, तो विच इज ओनली है। सही तो लिखा है। हाँ ओके सर। चलो, तो x बाय वाई का क्लोजेस्ट इंटीजर इज इवन। तो इवन अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर क्लोजेस्ट इंटीजर मान लो इवन है, तो ये केस बन सकता है, बताओ। अगर हाफ से बड़ा हो गया x बाय वाई, तो क्लोजर इंटीजर विल बी वन। या फिर दूसरा क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्लोजेस्ट इंटीजर इज टू। तो कितने बच्चों से हमारे 3/2 और 5/2 के बीच में होना चाहिए? बोलो भाई लोग, चलेगा? या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लोजर इंटीजर इज फोर, तो 7/2 से x बाय वाई क्या होना चाहिए बताओ? 9/2। बोलो, समझा? तो x और y इंडिपेंडेंटली तो क्या ले सकते हैं अपन? like x and y axis. इंडिपेंडेंटली तो अपन 0 से 1 ले सकते हैं। तो ये हो गया Yes, sir. x और y एक्सिस, ठीक है? ये x है, ये y है, तो ये 1,1। तो ns तो 1 है बच्चों, ns इज 1। ठीक है, x और y इंडिपेंडेंटली कुछ भी ले सकते हैं 0 से 1, तो ns 1 है। उसके बाद ये वाला क्या बोल रहा है बच्चों? इस वाले का मीनिंग क्या है? y ग्रेटर देन 2x, है ना? इस वाले का मीनिंग क्या है? y ग्रेटर देन 2/5x एंड y लेसर देन 2/3x। इस वाले का मीनिंग क्या है बच्चों? y ग्रेटर देन 2/9x एंड y लेस देन 2/7x। देख लो, डॉट 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 टिल इंफिनिटी। तो अब सीधी सी बात है, आपको क्या करना है? प्लॉटिंग करना, और क्या? तो ये वाला बना लो y इक्वल टू 2x, ठीक है? सॉरी। तो दिस इज y इक्वल टू 2x। तो ऐसे प्लॉट कर लो y इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू 2x प्लॉट करोगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बन जाएगा? नेक्स्ट चाहिए y 2/5x से बड़ा बट 2/3x से छोटा। तो पता नहीं क्या बनेगा 2/5, मैं तो इसे रैंडमली बना रहा हूँ। y इक्वल टू 2/5 ऑफ x, तो पहले 2/3 ऑफ x बना देता हूँ। y इक्वल टू 2/3x एक बना देता हूँ 2/5 वाला। तो ऐसे करके बस आइडिया दे रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा बनाते जाएंगे तो फाइट हो जाएगी। ऐसे ऐसे एंड सो ऑन, चलेगा? तो y इक्वल टू 2/5x। फिर नेक्स्ट वाला लाइन क्या बनाना है? y इक्वल टू 2/7x। और नेक्स्ट वाला है y इक्वल टू 2/9x। तो शेडेड रीजन समझा सबको? बोलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डॉट 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 डॉट। तो एरिया निकाल लेते हैं बच्चों। एरिया क्या बन रहा है? पहले वाले का हाफ इंटू बेस कितना है 1/2 और हाइट कितना है 1, प्लस हाफ इंटू बेस कितना है? हाइट तो 1 है सबका, बेस कितना है? 2/3 minus 2/3 माइनस 2/5, है ना? 4/15. उसके बाद नेक्स्ट वाले का क्या है? 2/7 माइनस 2/9। ये बेस है हाफ, और हाइट तो सबकी 1 है, ठीक है? फिर नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा? 3/5 7/9, तो 2/11 11 माइनस माइनस 2/3। 2/13। समझ आ रहा है? तो विच इज बेसिकली 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/5। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 1/4 की जगह लिख रहा हूँ -1 प्लस 1/3 माइनस 1/5, और ये लिख रहा हूँ 5/4 माइनस दिस। ऐसे करके लिख रहा हूँ बच्चों, देख लो। और इस सीक्वेंस का सम तो आपको समझ आ गया होगा कैसे निकालते हैं ये वाले सम बच्चों। तो ये वाले सीक्वेंस का सम कितने बच्चों को दिख रहा है? ये वाला s, इसको s मान लो। तो s कितने बच्चों को दिख रहा है? जल्दी बोलो। पीपल,
यही होता है, याद आ Yes. गया? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर के नीचे 1/3 आएगा, इसका 1/5, 1/7, 1/9 फलाना ढिमका। अरे बट ये तो जीपी है, तो जीपी क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो कितना बन रहा है? -π/4 ना, बोलो। तो एरिया क्या बन रहा है? 5/4 प्लस दिस, तो ये एन बन गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा? NE/NS, बट NS तो 1 ही था, तो 5 - π/4 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कैन यू जस्ट रिपीट, आपने ये कंडीशन जैसे सेटिस्फाई किया कि क्लोजेस्ट इंटीजर इवन होगा, वो नहीं समझा सर। अगर क्लोजेस्ट इंटीजर 2 है तो ऑब्वियस सी बात है 1.5 से बड़ा होना पड़ेगा, बट 2.5 से छोटा होना पड़ेगा। 2.5 से बड़ा हो गया तो क्लोजेस्ट इंटीजर 3 बन जाएगा। अच्छा, ओके सर, हाँ, ओके तो ऐसे सर, करके सारे रीजन ही बन गए, ऐसे करके डॉट डॉट ओके डॉट सर। डॉट डॉट। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद ये वाले एडिशन प्रिंसिपल वाले। तो क्वेश्चन 1 उसका क्या बोल रहा है? A and B are two events of which the following represents probability of at most 1। तो सबको समझता है at most 1 क्या होता है? at most 1 ये हो जाएगा, at most 1 मतलब ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट वाला सही है। टोटल में से A इंटरसेक्शन B हटा दो तो at most 1 मिलेगा। स्क्रॉल अप, बोलो क्या पूछना है? बोलो। कुछ पूछना है? ओके, देख लो। ओके, चलो। तो पहला वाला पार्ट तो सही है, एकदम परफेक्शन है। सेकंड पार्ट पे ध्यान देते हैं फिर। तो पी ए बार, तो ये तो क्या बन सर रहा है एक बार सेकंड वाला? समझाएंगे क्या फर्स्ट पार्ट कैसे सही हुआ? भाई साहब ये नहीं चाहिए ना। एटमोस्ट 1 का मतलब ये वाला रीजन जो मैंने शेड किया है, तो शेडेड रीजन समझ आ रहा है क्या है? हाँ हाँ टोटल यस। में से इंटरसेक्शन भी, तो वही तो लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट। अब पी ए बार प्लस पी बी बार प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बार, सॉरी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बार। तो इसको क्या लिख सकते हो? पी ए बार यूनियन बी बार। और पी सी यूनियन डी क्या होता है? 1 - पी सी बार इंटरसेक्शन डी बार। देखो, बोलो, समझ गया ना? तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, सेम है। फिर पी ए बार इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है ओनली बी। इसका मतलब क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बार मतलब ओनली ए। और इसका मतलब क्या होता है? नाइदर। तो ये भी परफेक्ट फिट है ना? ए के अंदर वाला चलेगा, बी के अंदर वाला चलेगा, और उन दोनों के बाहर वाला चलेगा, बोथ नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भी फिट है। और फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? पी ए बार प्लस पी बी बार प्लस पी ए यूनियन बी -1। ओके, तो पी ए बार प्लस पी बी बार, तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 - पी ए प्लस 1 - पी बी प्लस पी ए यूनियन बी -1। तो 1 कैंसिल हो गया, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? 1 - पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या मिल रहा है बच्चों? 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर इज ABCD। ठीक है, आंसर इज ABCD। ओके, फिर क्वेश्चन 2 क्या है? P of A is 0.5, P of B is 0.6। तो रेंज ऑफ P A इंटरसेक्शन B, तो P इंटरसेक्शन B का रेंज कैसे निकालोगे? चलो ध्यान से देखो। P A इंटरसेक्शन B मैक्सिमम मोस्ट क्या हो सकता है बताओ? ये ज्यादा 0.5। हाँ, वेरी गुड। द मैक्सिमम मोस्ट P A इंटरसेक्शन B इज द स्मॉलर ऑफ द टू सेट्स, है ना? मैक्सिमम ये हो सकता है। और वो कब होगा? जब B A इज अ सबसेट ऑफ B, यस और नो? मतलब इंटरसेक्शन के नाम पे ये अगर मैक्सिमाइज करना है तो ये मैक्सिमाइज क्या करा सकते हो? उस सर्कल को इस सर्कल के अंदर ही डाल दो। तो मैक्सिमम इज एक्चुअली पी ए व्हेन ए इज अ प्योर सबसेट ऑफ बी।
तो maximum is the smaller of the two sets, that is PA हमेशा 0.5 से तो छोटा ही होगा, मैक्स टू मैक्स इतना जा सकता है। और दूसरा वाला कैसे निकालोगे? P of A इंटरसेक्शन B, सॉरी P of A यूनियन B, वो 1 से छोटा होगा, कुछ भी कर लो, P of A यूनियन B 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता, 1 या 1 से छोटा होगा, तो PA प्लस PB माइनस P of A इंटरसेक्शन B इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ऐसे P of A इंटरसेक्शन B क्या बन रहा है बच्चों? इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये बन गया 0.1, तो आंसर इज 0.1 से 0.5, ठीक है, 0.1 से 0.5, तो PA इंटरसेक्शन B बिलोंग्स टू 0.1 से 0.5, इससे इधर नहीं हो सकता, इससे उधर नहीं हो सकता, विद द गिवन कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 क्या बोला है? A, B and C are mutually exclusive and exhaustive events also। तो mutually exclusive and exhaustive का मतलब क्या हुआ? चलो ध्यान से देखो, P of A union B union C is PA plus PB plus PC, और बाकी सब जीरो है ना, जल्दी बताओ। Since they are mutually exclusive मतलब A intersection B intersection C intersection A सब जीरो है, ठीक है, तो ये हो गया। और एग्जॉस्टिव भी है, इसका मतलब ये होता है ना, बोलो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हो गया, और एग्जॉस्टिव के कारण PA यूनियन B यूनियन C 1 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है? A is twice as B, तो PA is 2 times PB and thrice as often as C, 3 times PC, ये भी गिवन है, तो हो गया सॉल्व, इसको इधर पुट कर दो, तो PA एज इट इज, PB क्या बन जाएगा बच्चों? PA/2, और PC क्या बन जाएगा? PC is PA/3 is 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या बन रहा है? 6 प्लस, मतलब ये बन रहा है 6/11, दिस इज PA, ऑलराइट, दिस इज PA। उसके बाद क्वेश्चन 4, P of A डेल्टा B, वो सर दिया हुआ है, बोलिए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझ नहीं आया। तूने लेक्चर अटेंड नहीं किया था? नो सर किया। तो फिर उसमें मैंने एग्जैक्टली लिखा रखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। A इंटरसेक्शन B इज नल सेट। ओके सर जी। नोट्स रिवाइज करो यार, अगर नोट्स ही रिवाइज, तूने नोट्स भी खोल के नहीं देखे मतलब, या तो तूने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा। स्किप हो गया होगा वो वाला पार्ट। ये कोई स्किप करने वाली चीज होती है? पहले लेक्चर स्किप कर दिया मतलब। ये दिया हुआ है, तो A डेल्टा B डेल्टा C डेल्टा A वर गिवन बाय these three, और PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज गिवन P स्क्वायर। तो पहले तो इन तीनों को ऐड करो, तो समेशन ऑफ PA बन जाएगा बट 2 टाइम्स माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऐसा वाला, सॉरी, ये बन रहा है 3P, बट मुझे क्या चाहिए? P ऑफ A प्लस B प्लस C। अब ये कैसे निकालूं मैं? ये तो 2 टाइम्स आ रहा है। अच्छा नहीं, यहाँ पे 2 आता है, सॉरी, A डेल्टा B में 2 आता है, वही तो मैं सोचूं। तो इसका मतलब है समेशन PA माइनस समेशन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 3P/2, ऑलराइट, ये बन रहा है ऐसा। और P ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या होता है बच्चों? समेशन PA माइनस समेशन P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस PABC, तो ये 3P/2 हो गया, और PABC P स्क्वायर, तो ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, और क्या क्वेश्चन दिए थे? बुकलेट के दिए थे एक दो ऐसे बेसिक प्रैक्टिस के लिए, तो इसमें कुछ खास तो था नहीं, तो वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 1B का 3, तो बुकलेट पोस्टेड है बच्चों ग्रुप पे? लो, बुकलेट तो पोस्टेड ही नहीं है, अब क्या करें? बुकलेट कहाँ से ढूंढूं?
सर वो अरे मिल गया? इसके इमेजेस भेज सकता हूँ मैं ग्रुप पे। नहीं नहीं कोई नहीं, बुकलेट मिल गया मैं ग्रुप पे पोस्ट करके रख देता हूँ पहले ही। बट ये शेयर कैसे करें भाई? चलो अब शेयर बाद में करता फिरूंगा, पहले सॉल्व कर देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो 1b का 3, लेट्स सी व्हाट इज 1b का थर्ड सम आस्किंग अस टू डू। तो 1b का 3 क्या बोल रहा है बच्चों? 1b का 3 क्या बोल रहा है? व्हाट द हेल, मैंने 3 दिया था कि 5? अरे यार फिर से वही पोपट हो गया। डिड आई गिव 3? अरे यार कैंसिल कर दो, अभी पढ़ा ही नहीं है, 3 कहां से दे दिया? अरे यार 5 देना चाह रहा था मैंने, 3 दे दिया। अरे यार इरिटेटिंग। डिच मारो, अभी 1b का 3 नहीं होगा, मैंने पढ़ा ही नहीं है। इनफैक्ट आई एम वंडरिंग, किसी ने पूछा भी नहीं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। नोबडी ट्राइड दिस। इसका मीनिंग ही नहीं पूछा किसी ने ग्रुप पे, एक ना एक ने तो पोस्ट किया होता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PA/B। तो मैं खुद के लिए ही कर रहा हूँ कि लाइक अटेम्प्ट हुए कि नहीं हुए हैं? सिर्फ ए पार्ट नहीं आया था इसका। ए पार्ट नहीं आया था, तो वही ना, मतलब ए पार्ट नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता ही नहीं है इसलिए नहीं आया। यस। चलो छोड़ो, बुकलेट के नहीं किए तो फिर बुकलेट के बाद में करते हैं। छोड़ो, 2 ही क्वेश्चन थे, वो बाद में करते हैं, नेवर माइंड। शेयर क्यों नहीं हो रहा है यहाँ से? सड़ी हो। NA1 2 बैच में भी डाल देता हूँ फ्लैश। चलो नेवर माइंड, तो छोड़ो फिर थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो ये दोनों बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई कर लेना आराम से। एक्सेप्ट बुकलेट, तो व्हाई एक्सेप्ट बुकलेट? 2 ही तो क्वेश्चन दिए थे बुकलेट के। चलो जाने दो। तो क्या कर रहे थे अपन? इतना हो गया था ये सब, ये सब ठीक है। चलो, तो अगर ये हो गया तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक से, जो कोर प्रोबेबिलिटी है, मतलब दिस इज लाइक द एसेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलो, द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनते जाना है आपको अभी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो फिलहाल अपन 20 से 25 मिनट तो डिस्कशन ही करते रहेंगे कि किसका क्या मीनिंग होता है, कब क्या हो रहा है, फलाना टिमका। ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट गिवन दैट another event has already occurred or provided another event is true। मतलब ये इवेंट तो हुआ ही है, ये इवेंट ट्रू है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला इवेंट हो जाए दूसरा वाला। तो फिलहाल डेफिनेशन मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस टू यू राइट नाउ, तो लेट मी एक्सप्लेन, अच्छे से समझाता हूं। चलो, तो कंसीडर 2 इवेंट्स A एंड B, 2 इवेंट लेके ले चलो A एंड B, ठीक है, और सैंपल स्पेस S है। देन PA/B का मतलब क्या था? और कभी कभी इसको PA/B भी बोल देते हैं, दोनों सेम बातें हैं, PA/B और PA/B। तो PA/B और PA/B, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? ये रट लो, ये नोटेशन रट लो अच्छे से। इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A provided B occurred और B occurs, जो भी बोलना चाहो, B occurs और B is true, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? A हो जाए हमें, जबकि ये पता है कि B तो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये रहा सैंपल स्पेस, ये रहे हमारे 2 A और B इवेंट्स, ठीक है। तो अब सोच समझ के आप खुद ही बताना, वैसे तो समझ ही आ जाएगा आपको। प्रोबेबिलिटी है बच्चों, प्रोबेबिलिटी, हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी है बच्चों। नो नो, नॉट जस्ट ए इंटरसेक्शन बी। मुझे सोच के बताना, अगर ये वाला लैंग्वेज है तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है बताओ?
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज द सैंपल स्पेस। अपन ने ऐसे एक दो क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में किए थे। हाँ सर, वो तो आपको एनबी हो जाएगा सैंपल स्पेस। हाँ क्लियरली सैंपल स्पेस कितने बच्चों को समझ आ रहा है? एनबी हो गया, बोलो भाई लोग। क्यों एनबी है सैंपल स्पेस? प्रोबेबिलिटी ऑफ because अकरेंस B ऑफ ए has to प्रोवाइडेड occur बी। ना। B has to सर occur बी ट्रू होगा तो necessarily. डी की प्रोबेबिलिटी आपका निकालनी है इसलिए पॉइंट ना। बी के अंदर है, आपका पॉइंट बी के अंदर है, ये बोल दिया उसने। तो अगर पॉइंट बी के अंदर है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बात समझ आ रहे हो? तो व्हाट इज ए एनी? इंटरसेक्शन A बी। intersection P B. A intersection वेरी B. गुड। कितने बच्चों को समझा कि ए इंटरसेक्शन बी इज एनी? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, जिसमें दोनों को इंडिविजुअली एन एस से डिवाइड कर दोगे तो ये मिल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो सर। हाँ, सर सैंपल स्पेस कैसे आया एक बार बता दो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस से प्रोवाइडेड बी अकर्स। तो मतलब ये दे दिया कि तुम्हारे पॉइंट बी में है ना, दे दिया ना क्वेश्चन ने। ए को गिनेंगे नहीं क्या? तूने एनएस पूछा ना, हाँ। तो एनएस क्या बोल रहा है? पहले ओके, एनएस की जहाँ बात जहाँ कर, बी है। प्रोबेबिलिटी की नहीं। तो बी अकर्स मतलब तेरा पॉइंट इस बी के अंदर है। तो अब बता क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस ए में भी हो रहा हूँ? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर हो? तो दिख गया ना, ये एरिया अपॉन ये एरिया, एरिया मतलब यस सर, यस सर। है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी बी इंटू पी ए स्लैश बी। चलेगा? ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सेम बातें हैं। पी ए स्लैश बी रीड करना आना चाहिए और अच्छे से समझ आना चाहिए। सिमिलरली यू कैन क्लेम, सिमिलरली यू कैन क्लेम, बहुत ऑब्वियस सी बात है। पी बी स्लैश ए समझाने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी प्रोवाइडेड ए इज ट्रू, तो ये क्या बन जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। चलेगा? जो डिनोमिनेटर में है वो इसे पी आ जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो गिवन बाय पी ए इंटू पी बी स्लैश ए। ठीक है, देख लो एक बार, किसी को नहीं समझे तो पूछ लो कि समझा। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलेगा? लिखो, एक काम करो, इतना इतना जल्दी से लिखो फटफट। Hello sir. Sir, मतलब P A by B is a notation, right? नोटेशन, यस। तो पी ए Okay. बाई बी कोई बोलना चाह रहे हैं तो वो तुमसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है। इट इज नॉट सेम एज पी ए। पी ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, पी ए स्लैश बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए प्रोवाइडेड बी अकर। B ठीक is है। true. Okay sir, thanks. बच्चों इसको कॉपी करो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, दरवाजे पे कोई खड़ा हुआ है। अच्छा नहीं, ये मैं 1 मिनट आ रहा हूँ।
चलो हो गया इतना लिख के। बच्चों Yes, sir. चलो, सो नेक्स्ट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग दिस। ऐसे क्वेश्चन में कैसे आएगा ये, मतलब हाउ डू वी अप्लाई दिस इन अ क्वेश्चन। तो क्या कॉल पे कॉल स्पैम। तो चलो एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, इसको समझते जाना अच्छे से, ठीक है। तो पहले क्या सिखाऊं, चलो पहले ये बताता हूं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, चलो इसका एग्जांपल 1। और डाइस थ्रोन, ठीक है, डाई फेंका है तो आपको सैंपल स्पेस पता है। इवेंट ए क्या है, गेटिंग इवन, है ना। और इवेंट बी क्या है, लेट्स से गेटिंग प्राइम, ऑलराइट। तो अब वो आपसे अगर मांगता है PA/B, तो इसका लैंग्वेज का मीनिंग क्या निकल रहा है, लैंग्वेज का मीनिंग क्या निकल रहा है। सो प्राइम होना चाहिए और फिर और प्राइम में इवन कौन सा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। So prime आ गया है हाँ। मतलब, and उसमें से even का Probability, हाँ, probability of an even number provided a prime is obtained, है ना। तो कितने बच्चों को समझा इसका आंसर टेक्निकली क्या है। 2 प्राइम आ चुका है, प्राइम आ चुका है, ये बोल दिया उसने। 1/3। तो इवन आ जाए 1/3, बात समझ आई, नॉट 1/6, समझ रहे हो। Yes. और इसका मीनिंग क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B। सो इवन बोलो। भी और प्राइम भी हो। even prime Sir, 1/6 तो 1/6 इवन प्राइम नंबर, तो ये 1/6 होगा, बात समझ आ रही है, बोलो। और फॉर्मूला वेरीफाई करना है तो फॉर्मूला भी वेरीफाई कर लो। PA/B क्या बन रहा है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो एनीवे ये भी ट्रू होना चाहिए। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, PA इंटरसेक्शन भी हमें पता है 1/6 है, और PB क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम की हाफ है, तो दिख रहा है 1/3, मतलब ओके, ओवरऑल 1/3 है ना। तो सब कुछ फिट बैठ रहा है, ठीक है, अच्छा खुशी का माहौल आ गया, एवरीथिंग फिट्स, ओके। चलो, तो ये So- एग्जांपल लिखना हो तो लिख लेना, लिख ही लेना, अच्छा लगेगा। एक और नोट क्या मतलब, अच्छा हाँ बोलो। P of A by B मतलब एक इवन प्राइम का प्रोबेबिलिटी इन प्राइम नंबर्स ना, लाइक प्राइम नंबर्स में इवन प्राइम कौन से होंगे वैसा हाँ, कुछ ना। अगर प्राइम आए हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन आया हो। ओके सर, ओके सर। तो फॉर 3 इवेंट्स क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विल मेक सेंस फॉर 3 इवेंट्स इन दिस मैनर, P/C/A इंटरसेक्शन B, दिस विल मेक सेंस। दिस इज नो सच थिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो स्टूपिडिटी है, ये नोटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। एक्चुअली आपसे 3 इवेंट में क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं, बोलो। 3 इवेंट में ये पूछ सकते हैं, या तो 2 इवेंट या 3 इवेंट। तो 3 इवेंट का इफेक्ट कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C हैपनिंग प्रोवाइडेड A एंड B हैव अकर्ड। तो A और B दोनों हो चुके हैं, तो ये हो चुके हैं, तो C के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बात समझ आ रही है इंटरसेक्शन वाला पार्ट है बच्चों। sir A एंड B intersection दोनों, है अरे ना, मैंने क्या तो कहा, फिर मैंने खुद ने मैसिवली, अरे सॉरी मैंने मैसिवली हक दिया, कोई बात नहीं। उसने बोल रहा है A एंड B अकर हो चुके हैं, सॉरी, तो ये हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, C अकर हो जाए। तो कितने बच्चे समझ रहे हैं, सर ये तो समझ भी आ रहे हैं, बोलो। ये NE हो गया और ये NS हो गया, है ना, ऐसे। तो 3 इवेंट्स के लिए ऐसे ही, ऐसा कुछ बनेगा कि C प्रोवाइडेड A एंड B एन अकर्ड। तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C प्रोवाइडेड A एंड B हैव अकर्ड, A एंड B बोथ अकर्ड, दोनों हो चुके हैं, ठीक है।
तो यहाँ से ये भी बन जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैन बी रिटर्न एज पी ए इंटरसेक्शन बी इंटू पी. जैसे भी बनाना हो आपको, सी और ए बी के साथ कर लो, या फिर बी और ए सी के साथ कर लो, या फिर ऐसे करके कुछ भी. तो ये भी अपना एक फॉर्मूला बन गया 3 इवेंट्स के लिए. ठीक है. तो 3 का वैसे बहुत कम यूज आता है, 2 का ही ज्यादा यूज आता है. मैंने तो क्वेश्चंस में 2 पे देखा. ठीक है. चलो तो थोड़ा सा और इस पे एक्सपैंड करते हैं अपन और समझते हैं, क्योंकि मेरे को समझाते जाना है कंटिन्यूसली भी. इसको छाप लो, यहाँ तक तो छप गया था. इसको छाप लो, छप जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. छापा. सर 2 मिनट सर. डन सर. एक और एग्जाम्पल पे लेके बात करते हैं, बट इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बहुत सारी चीजें समझाऊंगा. A bag has 3 red and 2 blue balls. ठीक है. If 2 balls are drawn in succession, एक एक करके. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स नो रिप्लेसमेंट. एक एक करके निकाल रहा हूँ, रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी. तो पहले तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या किसके जैसा साउंड कर रहे हैं. ठीक है. तो फर्स्ट वाला क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट इफ फर्स्ट is a red ball, then second is a blue ball. Find the probability that if first is a red ball or first came out to be a red ball, I think this is also good enough. Find probability that first is a red ball and second is a blue ball. चलो बताओ कौन किसके जैसा साउंड कर रहा है, जल्दी समझाओ. Which thing is what? पहला वाला क्या है और दूसरा वाला क्या है, चलो बताओ. Anyone? तो पहला वाला 3/5 into 1/, नंबर नहीं, मतलब पहला वाला टेक्निकली क्या है, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ मैं इनमें से. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. पहला वाला कंडीशनल है कि नहीं बताओ. यस सर. यस सर. और दूसरा वाला क्या है? इंटरसेक्शन डायरेक्ट. वेरी गुड. समझ आया? बोलो. डिफरेंस नहीं समझा. तो नहीं वही तो समझा. मैं पूछ रहा हूँ. अरे भाई साहब मैंने समझाया क्या? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों को लैंग्वेज पढ़ के समझ आ रहा है? फर्स्ट वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मांगा है और दूसरा वाला इंटरसेक्शन मांगा है. देखो ना यार, पढ़ो तो सही. आई थिंक बहुत इजी है. इफ फर्स्ट इज अ रेड बॉल, मतलब क्या मीनिंग निकलता है इसका? इफ फर्स्ट इज अ रेड बॉल मतलब इन शॉर्ट में बस ये बोलना चाह रहा हूँ कट करके कि इफ फर्स्ट केम आउट टू बी रेड बॉल. बात समझे? अगर पहली वाली रेड बॉल है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड वाला ब्लू बॉल निकल जाए? समझ आ रहा है? तो इसको कंडीशनल बोलूं कि नहीं बोलूं? पहला रेड निकल चुका है तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है सेकंड ब्लू निकल जाए. और सेकंड वाला क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज अ रेड बॉल एंड सेकंड इज अ ब्लू बॉल. मतलब समझा? कि पहला रेड निकल जाए एंड सेकंड ब्लू निकल जाए. बात समझ आ रही है? तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि इसका सोल्यूशन तो बहुत सिंपल है. ठीक है. तो पहला वाले का आंसर क्या आ जाएगा? अगर इफ फर्स्ट इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं लेना, उसने बोल दिया कि फर्स्ट इज रेड, देयरफॉर बचा क्या? वी हैव बच्चों
2 ब्लू और 2 रेड बॉल्स, यस और नो। देन कितने बच्चों को समझ आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, क्या बोलो, B/R लिखो कि B/R क्या? अच्छा, B/R लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल प्रोवाइडेड द फर्स्ट वाज रेड, ये क्या बन जाएगा टेक्निकली? half. कितने बच्चों समझ रहा है? 2/4 या फिर 1/2, प्रिटी ऑब्वियस। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? पहला वाला सर, रेड भी आ 2/4 जाए कैसे है? एंड, अरे यार 2 ब्लू बॉल हैं और टोटल 4 हैं, तो पहला वाला रेड आ चुका है, तो इसका मतलब है कलेक्टिवली ये बचा है, इसमें से ब्लू बॉल निकालना है। ओके सर। तो इसमें से गेट ब्लू बॉल मतलब बेसिकली P/R इज 2/4। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है? PR इंटरसेक्शन B की फर्स्ट वाला रेड आ जाए, तो फर्स्ट वाले के रेड के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? PR इंटू P/R लिख दो अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो। पहला वाला रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? वेरी गुड। 3 रेड है और 2 ब्लू है, तो पहला रेड निकल जाए उसके बाद ये। अब पहला रेड निकल चुका है, देन सेकंड ब्लू निकल जाए, वो तो अपन निकाल के बैठे हुए हैं, ऐसे भी पता है अपन को, और यूं मतलब समझ आ ही रहा है। बोलो, अगर नहीं समझा तो बोल दो। सर पर फॉर्मूला से तो मतलब नीचे NB वाला टर्म नहीं आना चाहिए, मतलब NR वाला टर्म। A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला देख बिरजू, A इंटरसेक्शन B इज PA इंटू P/B/A, हाँ या ना? हाँ सर। तो PR इंटरसेक्शन B इज PR इंटू P/B/R। सर मैं फर्स्ट में बोल रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में आपने 4 से फर्स्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो मैंने डायरेक्टली निकाली है, मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली निकाली है, और A इंटरसेक्शन B इससे निकाला है। फॉर्मूला इसके लिए यूज किया है, किसके लिए? इसके लिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही आ रहा है, लॉजिकली आ रहा है, बात समझा? ओके सर। हाँ सर। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करा है क्या? तू खुद सोच के बता, डिड आई अप्लाई दिस फॉर्मूला? नहीं सर। नो, ये तो डायरेक्टली निकल के आ रहा है, मैंने फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करा है, बात समझे? A इंटरसेक्शन B के लिए। तो PA/B तो मतलब लॉजिकल था कि सर अब अगर पहला रेड निकल ही चुका है तो बचे 2 रेड 2 ब्लू, तो क्वेश्चन इज बिकम कि अब इसमें से ब्लू बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2, खत्म। 2/4 1/2 है ना? यस सर। तो ये हो गया आपका बेसिक आइडियोलॉजी। हाँ सर आपको ये कैसे पता चला कि सेकंड वाले में R इंटरसेक्शन B रहेगा, वो नहीं समझा। क्वेश्चन पढ़ वापस से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन सर पढ़। फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू। हाँ तो इसका मीनिंग क्या होता है बता मुझे? दोनों चाहिए ना, पहला सर, रेड भी दोनों निकले चाहिए। एंड सेकंड भी ब्लू निकले, तो इसी को तो इंटरसेक्शन बोलते हैं, दोनों इवेंट्स हो जाएं। ओके सर, ओके सर। हाँ तो सर दोनों इवेंट साथ में होने चाहिए बट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इंटरसेक्शन है ना। एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, लाइक सर पहला वाला ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के फर्स्ट आने पे डिपेंडेंट था, वैसे कह सकते हैं ना। मेरे को कुछ नहीं समझा तू क्या बोल रहा है। पहला वाला ब्लू बॉल आने का प्रोबेबिलिटी, व्हाट अबाउट इट? कुछ नहीं हाउ इज सर। दिस रिलेटेड टू अवर क्वेश्चन 2? हाउ इज दैट रिलेटेड टू अवर सेकंड पार्ट? पहला ब्लू कहां से आ गया? नहीं सर, मैं कंफ्यूज हो गया था अबाउट इट सर। ओके सोच लो, चलो देख लो, मैं एक काम करता हूँ, होल्ड करता हूँ, यू राइट दिस एग्जांपल, यू आर्ग्यू विथ मी, सोच लो, ठीक है? अब थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, इसको अच्छे से स्टडी करना है, देख लो लिख लो इसको, और कुछ नहीं समझा तो बोल दो। ये तो डायरेक्टली आया था, इसमें मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, और ए इंटरसेक्शन भी हो रहा है फॉर्मूला। सर सर अगर सेकंड पार्ट में अगर हम लोग को फॉर्मूला के बिना करना तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं ना कि पहले 3 आउट ऑफ 5 तो रेड बॉल्स है, फिर रिमेनिंग 4 में से 2 ब्लू। तो वही तो किया है, वही तो फॉर्मूला है जो तू बोल रहा है, वो वही तो फॉर्मूला है। ओके एग्जैक्टली भाई, कि पहला वाला रेड निकल जाए तो 3/5, अब बचे 2 ब्लू 2 रेड, अब ब्लू निकल जाए 2/5 2/4, तो वही तो किया है, वही फॉर्मूला है जो तू बोल रहा है। ओके सर। तो रिपीट एग्जाम्पल 2, बट इसमें मैंने ये कंडीशन डाल दी, मतलब समझा? आपने पहला बॉल निकाला, उसका कलर चेक कर लिया, बट उसको रिप्लेस कर दिया वापस से, जो भी निकला उसको वापस से डाल दिया बैग, बात समझ आया? तो चलो अब फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ,
अब फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ पीपल। तो फर्स्ट इज अ ओके 2/5 हाँ वही 2/5 इतना आसान है यार, इसमें टाइम क्या लेना। सर रिप्लेसमेंट का मतलब क्या किया एक बार बताएं। रिप्लेस कर दिया, अभी तो बोला जो तूने ऑब्जर्व किया उसको वापस से बैग में रख दिया। अच्छा बॉल फेंकी नहीं है, उसको वापस से तूने बैग में रख दिया वापस से। तो बताओ अब क्या हो जाएगा। में 3/5 तो 2/5 हो जाएगा ना। वो छोड़, आंसर पहले वाले का बताओ, ये समझ आ रहा है क्या। So 2/5. सो 2/5 यस सर ये बताओ कितने बच्चों को समझा, यस है ना। पी बी स्लैश आर पूछा तो गया है कंडीशनल, बट टेक्निकली आंसर क्या आ रहा है। PB आपने आ पहला रहा है। वाला रेड बॉल निकला, बहुत अच्छी बात है, उसको वापस रख दिया बैग में। इज इट नॉट सेम एज पहले ही ब्लू Total निकलना, probability of blue. है ना। और नेक्स्ट वाले में क्या निकल रहा है बच्चों, फर्स्ट इज अ 3/5 रेड will be बॉल, 2/5. तो पी बी इंटरसेक्शन आर, तो फर्स्ट इज अ रेड बॉल, तो फॉर्मूला बोलता है पी बी इंटू सॉरी पी आर इंटू पी बी स्लैश आर। तो पी आर इंटू पी बी स्लैश आर मतलब, अरे सर पी बी स्लैश आर तो पी बी के बराबर ही था, बोलो। पी बी स्लैश आर तो पी बी के बराबर ही था एक तरीके से। तो पी आर इंटू पी बी मतलब रेड निकलना, तो पहला रेड निकल जाए 3/5 और उसके बाद Seven to दूसरा 2/5 वाला 2/5। ये कितने बच्चों को समझे आंसर, ठीक है, सोच लो एक बार। सर first पी वाला बी स्लैश आर इक्वल्स पीबी आपने इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट में अगर रेड निकला तो सेकंड चांस में सिर्फ मतलब अगर ब्लू निकालना नहीं तो नहीं नहीं, एक बार क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे निकालना तो। तो फर्स्ट इज रेड देन सेकंड इज अ ब्लू बॉल। तो अगर पहला रेड आया तो उन्होंने ऑब्जर्व करा बट उसको बैग में वापस डाल दी, तो अब सेकंड वाले का ब्लू आना, इज इट नॉट सेम एज एनीवे ब्लू आना। मतलब इससे फर्क पड़ा क्या, द कंडीशनल डिड इट अफेक्ट माय प्रोबेबिलिटी। सर सो इट्स लाइक जस्ट ड्राइंग आउट ब्लू वंस। यस इट्स लाइक पहले ही मैंने ब्लू निकाला, वही तो बोलना चाह रहा हूं मैं। यस सर गॉट इट। तो द कंडीशनल वाला पार्ट डिड इट मेक एनी चेंज और डिड इट अफेक्ट माय प्रोबेबिलिटी, बोलो। नो सर। हाँ, तो ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं इससे कंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। इससे कंक्लूड क्या करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चों, और अच्छे से लिखना, इसको अच्छे से समझना। कंक्लूजन नोट हियर, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, कैन आई से इन एग्जाम्पल 3 we can see PB/R was as good as PB, है ना। इसका मतलब है that is probability of second as blue doesn't dependent क्यों लिख रहा हूं, doesn't depend upon first being red in fact or not। जल्दी बताओ, अगर मान लो पहला ब्लू निकलता, सोच के बताना, पहला वाला ब्लू निकलता, उसको रिप्लेस कर देता, अब सेकेंड वाले ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो। 2/5. तब भी 2/5 होता। तो कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि यार सेकेंड वाला ब्लू का निकलना डजंट डिपेंड ऑन फर्स्ट बीइंग रेड और नॉट, चलेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हियर या फिर सच केसेस, और इन सच केसेस वी कॉल द इवेंट्स एज independent events, a pretty useful definition and a very useful concept। ये events क्या कहलाए बच्चों, independent events, that is PB/R is same as PB/R bar is same as PB, so probability of occurrence of B isn't affected by whether R occurred or not। R हुआ हो नहीं हुआ हो, probability of B same as PB, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा सबको। इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
फर्स्ट वन इज नो मोर अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. एग्जैक्टली, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बट फर्क नहीं पड़ रहा. बस ये बोल रहा हूँ, लैंग्वेज तो अभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की है, बट फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे. इवन दो इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इट डिडंट मेक एनी डिफरेंस. चलेगा. सो अपना डेफिनेशन क्या हो गया? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये याद रखो, क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज दिस. इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, that implies PA/B is equals to PA/B bar equals to PA, और PA इंटरसेक्शन B क्या बन चुका होगा? सिंपली PA इंटू PB. ये रटना है आपको, ये रटना है, ये रटना है बच्चों. याद रह जाएगा क्या? बोलो. तो बी बार कैसे आया? सर बी बार आर बार क्या मतलब क्या होगा? वही तो एग्जांपल लेने आपसे पूछा था. अगर पहला वाला रेड नहीं निकलता, मान लो इफ फर्स्ट वाज आल्सो ब्लू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ फर्स्ट वाज ब्लू देन प्रोबेबिलिटी सेकंड इज अ ब्लू बॉल. would it have made any सेम ही हो difference? जाता सर, समझ गया. नो सर, कोई डिफरेंस नहीं था. पहला वाला ब्लू आ रहा है तो आ जाने दे, अपन तो रिप्लेस कर रहे हैं ना. तो पहला रेड निकले या नहीं निकले, तुम्हारा ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम है फर्स्ट बीइंग ब्लू, यस और नो. तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, इंडिपेंडेंट में बी हो या ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज PA ओनली. बात समझ आई? ठीक है. यस बोलो. सर. यस सर. और पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं. डू नॉट ट्राई टू सी दिस इन वेन डायग्राम. ट्राई टू सी दिस या फिर ट्राई टू इंटरप्रेट दिस इन वेन डायग्राम. वेन डायग्राम में इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है. आपको ऐसा लग रहा होगा ना इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है इन दोनों में इंटरसेक्शन नहीं होगा. ऐसा कुछ लग रहा है ना, फील आती है ना कि इंडिपेंडेंट है तो कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है. ध्यान से देख लो ऊपर क्या लिखा हुआ है. PA इंटरसेक्शन B इज व्हाट? क्या जीरो है PA इंटरसेक्शन B? इट इज PB. इट इज PA इंटू PB टेक्निकली. ये हो गया बच्चों. वैसे PA इंटरसेक्शन भी होता क्या है? PA इंटरसेक्शन भी होता है PA इंटू PB/A, बट सिंस A and B आर गिवन इंडिपेंडेंट तो इसको PB लिख दिया. तो इसको वेन डायग्राम में मत विजुलाइज करने लगना, कोई पॉइंट ही नहीं है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स को आप वेन डायग्राम में नहीं देख सकते, इवेंट डायग्राम से आप इन्फेरेंस निकाल रहे हो. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी 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 यूजफुल कॉन्सेप्ट. इसको आप रट लो. इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है बच्चों. कॉन्वर्स ट्रू का मतलब क्या हुआ? कॉन्वर्स ट्रू का मतलब क्या हुआ? बोलो. कॉन्वर्स ट्रू का मतलब क्या हुआ? तो मतलब वो If you P can see- इंटरसेक्शन. हाँ, इफ यू कैन सी दैट PA/B इज PA, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो आप क्या बोल दोगे? खत्म कहानी. मैथमेटिकली बोल रहा हूँ कि अगर आपने देखा PA/B सॉल्व करके आ रहा है, PA आ रहा है और दोनों की वैल्यू इक्वल आई, तो आप क्या बोल सकते हो? A and B are independent. A and B are independent. ठीक है, ठीक है. इनफैक्ट वी कैन यूज दिस एज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई इवेंट्स इंडिपेंडेंट और नॉट. मतलब चलो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर एक साथ पूरा कॉपी कर लेना. एक्चुअली क्या होता है, देयर इज, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, कभी कभी समटाइम्स वी रियली कैन नॉट से इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट just by reading the problem. प्रॉब्लम पढ़ा और आपको दो इवेंट्स दिए और आपसे बोला डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, जरूरी नहीं आपको देख के ही समझ आ जाए. ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूं, समझो. देखो पहला वाला एग्जांपल ये देखना. स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 कैन सॉल्व अ सम विथ probabilities 1/2 and 3/4 respectively. ठीक है, S1 के एक सम के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है एंड S2 के स्टूडेंट 2 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट S1 कैन सॉल्व द सम, probability that S1 can solve the sum provided S2
could not. बोलो, मैंने डिफाइन कर दिया आपको। आंसर बोलो और आंसर बोलने के बाद मुझे बताओ कि ये दोनों इवेंट्स डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, फलाना ढिमका। भाई लोग ये बताओ, व्हाट इज इट दैट सॉल्व्स द सम प्रोवाइडेड So 1 S1 by को? 2 होगा. 1 by कितने 8 बच्चों समझा कि S1 को क्या लेना देना? अबे तुझसे हुआ नहीं हुआ मेरे को क्या लेना देना, मैं अपनी कैपेबिलिटी से सॉल्व करूंगा। बोलो, क्या S2 के सॉल्विंग से S1 के सॉल्विंग पे फर्क पड़ रहा है? सोचो जरा एक बार। नो सर. तो कितने बच्चों को समझा? ऑब्वियसली ये दोनों इवेंट्स क्या हैं? these two events इंडिपेंडेंट। इवेंट 1 है S1 का सॉल्व करना, S2 का सॉल्व करना, दो इवेंट। तो S1 सॉल्व करे नहीं करे, क्लियरली यू कैन सी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 सॉल्विंग प्रोवाइडेड S2 इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रोवाइडेड S2 का बार इज सेम एज P ऑफ S1। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर हाफ ही है। तुमसे हो नहीं हो मुझे क्या लेना देना। इतनी बात समझ आई सबको? एक सेकंड वाला एग्जांपल पढ़ो, सेकंड वाला एग्जांपल, ठीक है। A card is drawn from a pack of 52 cards, ठीक है। इस पे एक ए इवेंट है, इवेंट इस बार बना के दे रहा हूं। उसमें भी दो इवेंट है बट बनाने की जरूरत नहीं थी। एक इवेंट था कि S1 सॉल्व कर ले, एक इवेंट था S2 सॉल्व कर ले, एंड आई वाज आस्किंग फॉर P/S1/S2 व्हिच वाज सेम एज P/S1। तो वो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है, जबरदस्ती क्यों नोट्स बनवाते हैं। एक इवेंट डिफाइन करा कि हमें किंग आया है, ठीक है, और एक इवेंट डिफाइन करा हमें रेड कार्ड आया है। चलो बताओ लैंग्वेज से डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? लैंग्वेज से, मैथमेटिकली नहीं, मैथमेटिकली नहीं, जस्ट लैंग्वेज से बता पा रहे हो कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? सर डिपेंडेंट है। सर अरे पता ही डिपेंडेंट नहीं है, है. साफ बोलो ना, साफ बोलो ना, नहीं पता यार। डिपेंडेंट है। मेरे को फील भले ही आ जाए बट आई एम नॉट 100% श्योर। फील भले ही कुछ भी आ जाए बट आई एम नॉट 100% श्योर। मैं बोल नहीं सकता इसमें आई वाज 100% श्योर कि साला है इंडिपेंडेंट है। हम तो यहाँ पे जो भी बोल लो तुम श्योर नहीं हो 100%। चलो करके देखते हैं। अभी ये तो समझ आ रहा है कि पता नहीं यार, मतलब लग तो रहा है कि डिपेंडेंट होंगे। मैं तो लिख रहा हूँ नॉट श्योर। लग रहा है भले डिपेंडेंट होंगे, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? अब साला पता ही नहीं है डिपेंडेंट इवेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो क्या करें? चलो करते हैं। तो PA by B निकाल लो। PA निकालो, बोलो PA क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग? 4 by 52. है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड? 1 by 2 है ना। 1 by 2. 26 by 52 मतलब 1 So by 1 by 2। 2, 1 by 2. अब मैं बोलता हूँ PA/B निकाल लेता हूँ, चलेगा? PA/B का मतलब क्या है? मुझे ये तो पता है कि रेड आ रहा है, मुझे ये तो पता है रेड आ रहा है। क्या प्रोबेबिलिटी है किंग आ जाए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड? तो आ ही रहा है 2 by 26 है ना। यस सर। 4 by 26 नहीं होगा। अबे अगर रेड आ रहा है तो किंग 4 कहां से आ गए मेंढा? हाँ सॉरी। तो कितने बच्चों को समझा? लो, एज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज क्या निकल गया? इंडिपेंडेंट। लो, लग रहा था ना कि डिपेंडेंट है सर, ऑब्वियसली। ले बोलो। अच्छा सर, तो इसका मतलब अगर रेड कार्ड हो या ना हो, किंग का प्रोबेबिलिटी 1 by 13 ही रहेगा। हाँ, मतलब इवेंट बी आया हो या नहीं आया हो, रेड निकला हो या नहीं निकला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग वाज 1 by 13। अब कुछ और इवेंट बनाओ तो हो सकता है। अब मैं बना दूं कि प्रोबेबिलिटी, कुछ और बोलो, क्या बोल सकते हो? प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड। बी इवेंट बना दो गेटिंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड क्या क्या होते हैं? जे क्वीन के इनटू 4। तो उसके हिसाब से हो सकता है वो डिपेंडेंट होता है। निकाल के देख लो। मतलब वो तो डिपेंड करेगा इवेंट्स पे ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं इवेंट चेंज कर रहा हूं तो ये भी चेंज हो सकता है ना कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो एज आई कुड सी दैट PA/B केम आउट टू बी PA, इसका मतलब क्या निकला बच्चों? A एंड B इंडिपेंडेंट। तो हमको तो लग रहा था डिपेंडेंट है, ले क्या निकल के आ गया? सोच लो पहले एक बार, बोलो।
सर एक बार लॉजिकली बताएंगे इंडिपेंडेंट कैसे हुए? मैथमेटिकली तो समझ गए, लेकिन वो लॉजिकली इसको एक लॉजिक सर से पे कैसे टपली हुए? मारेगा, मेंढक लॉजिकली नहीं समझ आ रहा था इसलिए तो फॉर्मूला लगाया। ओके सर, तू ओके सर। इसेंस ही नहीं समझा, मतलब मैं इतनी देर से क्या समझा रहा हूँ वही तो समझाना चाह रहा हूँ। समटाइम्स वी कैन नॉट से, मतलब लॉजिक है ही नहीं मेरे पास, क्या लॉजिक लगाऊं, नहीं समझ आ रहा मेरे को कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। सर आई ओके सर, गॉट ओके सर। एवरीथिंग सर। एक बार आप ये बताएंगे आपने पी ए बाई बी कैसे निकाला इस क्वेश्चन में, लाइक पी ए बाई बी का मतलब क्या हुआ, रेड कार्ड आ चुका है यस सर। तो अब किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा ओके सर। पर खत्म। सर मतलब 2 ही रेड किंग है इसलिए, right? हाँ ना, और क्या। अब रेड आ रहा है तो तू दूसरे का किंग कैसे निकाल जाएगा, रेड आया है तुझे ये पता है कि रेड कार्ड है तो 26 तरीके से रेड कार्ड आ सकता है और उसमें किंग आ जाए। 2 किंग है रेड के, 1/13 चलेगा। Sir, but I have one question. Could it be like, because P of B is equal to P of B bar since half है, it could be like a coincidence, right? Because instead of तो red एक card, सेकेंड, हाँ I तो said, प्रॉब्लम क्या है, मैं तो आपको ये शो कर रहा हूँ ना कि could you comment on whether these were independent or not. No, we could not. We calculated and we found out that they were independent. no, so instead अगर red card के जगह लिखा होता hearts, तो I तो would have. चल ये नहीं आता, पॉइंट बीइंग व्हाट इज योर पॉइंट। और so अगर ये getting नहीं hearts आता में तो भी बोलते थे independent होगा ना? डिपेंडेंट है। अगर मान ले मैं इवेंट चेंज कर दूं यहाँ पे कि गेटिंग अ फेस कार्ड, और अगर मेरा पी ए स्लैश बी इज नॉट इक्वल टू पी ए आ रहा है, इफ माई पी ए स्लैश बी इज नॉट इक्वल टू पी ए मतलब डिपेंडेंट थे। वही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, जो आ रहा है उसको इंटरप्रेट कर लो Okay, sir. बस, ठीक है। देख लो अभी भी मैं लाइक क्लियर करने के लिए रेडी हूं कि क्या नहीं समझ रहा क्या समझ रहा है, सोच लो पहले एक बार। ठीक है, चलो तो यहाँ से कॉपी करो, कहाँ से करना था, यहाँ से करना था ना, कहाँ से, यहाँ से। सर एक बार एग्जांपल 2 दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। तो एग्जाम्पल 2 कॉपी नहीं हुआ तो कर लो, वैसे एग्जाम्पल 2 कॉपी हो गया होगा ना। सर इसमें छोटा सा एग्जांपल 3 में आप रिप्लेसमेंट का मतलब बता सकते हो क्या है, मेरे को समझा नहीं था। मैंने पहला बॉल जो निकाला उसकी शक्ल देख के उसको वापस बैग में रख दिया, तो आई स्टिल हैव 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। अच्छा ओके सर। निकाल के वापस रख दिया। नो रिप्लेसमेंट का मतलब पहला बॉल निकाला उसको फेंक दिया, अब बचे 4 बॉल, फिर से एक और निकाला उसको भी फेंक दिया, बचे 3 बॉल, ऐसा। ओके सर। सर लास्ट एग्जांपल में हम लोग मतलब रेड किंग ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बचे हुए कार्ड्स में से सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। मेरे भाई अगर तेरा रेड आ चुका है तो तू ब्लैक का किंग कैसे निकालेगा। उसने बोला है ना प्रोवाइडेड बी अ कार्ड, तो जब रेड कार्ड आ ही रहा है यस सर। तो तू ब्लैक का कहां से निकाल लेगा उसमें से। सर पर जैसे अभी ये एग्जांपल 2 में हमने रेड बॉल सिलेक्ट किया, फिर बचे हुए जो 4 बॉल्स से उसमें से एक ब्लू एक सेकेंड तू कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे कितने कार्ड निकालने बेबी। 2 कार्ड। फिर से पढ़ ले, क्वेश्चन पढ़ना आता है। अच्छा हाँ सर समझा। एक ही कार्ड निकाला है मैंने और Yes, उस पे 2 इवेंट डिफाइन करें। हरकतें कितनी भी कर सकता हूँ, इवेंट मेरे हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ ना मैं। यस सर अंडरस्टूड। चलो एग्जांपल 3 से कॉपी करो। तो सुनो, क्रक्स ऑफ डिस्कशन, अगर नहीं भी समझा तो बाहर में जाने दो। क्रक्स ऑफ डिस्कशन क्या है, अगर दिख रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो ले लो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और नहीं दिख रहे इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो वेरीफाई कर लो। अगर कोई बोल रहा है भी नहीं हुआ, एग्जाम्पल 2 में क्या, तो कॉपी नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ था क्या, चलो ठीक है, थोड़ा जल्दी कॉपी करो ना यार, मेरे को लगा तो मेरे साथ कॉपी करते चल रहे हो ये सब, बहुत इजी सा था ये। मम्मा आप आंटी क्या मत भेजना। हाँ कोई नहीं भेज रहा तुझे आवान, ठीक है। सर एक डाउट है,
बोलो। सर अभी किसी ने पूछा था लाइक ऐसे कोई केस इन व्हिच कोइंसिडेंटली वी आर गेटिंग इंडिपेंडेंट बट इज एक्चुअली नॉट डिपेंडेंट। मे बी, व्हाई नॉट। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम बना के देख लो, कोइंसिडेंटली कुछ नहीं होता, निकाला और आया। व्हाट डू यू मीन बाय, पहले मेरे को ये बताओ, मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा मेरे को। व्हाट डू यू मीन बाय कोइंसिडेंटली? अगर मेरा ये आ गया तो उसका मतलब था, अगर ये आया इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। वही तो मीनिंग निकल रहा है कि पी बी स्लैश आर इज पी बी, मतलब भैया पी का रेड मतलब आर वाले इवेंट से फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब मैथमेटिकली आ रहा है तो तू मैथमेटिक्स से स्ट्रॉन्गर और क्या लाएगा? मतलब मेरे को वो नहीं समझ आ रहा। जब आ रहा है और इसी को हमने इंडिपेंडेंट बोला है तो मतलब इंडिपेंडेंट है। ओके सर। सर नीचे ना और सर आपने जो लास्ट एग्जांपल दिया वो किंग एंड रेड कार्ड वाला, उसमें सेकंड इवेंट रेड कार्ड की जगह हार्ट्स होता तो भी इंडिपेंडेंट ही रहता ना, बिकॉज तब भी रेशियो 1/13 ही आता। सॉरी प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है? गेटिंग अ हार्ट। हाँ सर, हाँ 1/13 यस, तब भी इंडिपेंडेंट इवेंट। बट अब फेस वैल्यू करके देख। हाँ सर, फेस कार्ड, हाँ फेस कार्ड की टाइम पे नहीं होगा बिकॉज नहीं होगा ना, तो डिपेंडेंट हो गए, तो डिपेंडेंट इवेंट हो गए, खत्म। मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ, जो आ रहा है उससे इंटरप्रेट करो ना। तुमको मैं वही सिखाना चाह रहा हूँ कि तुमको इंटरप्रिटेशन नहीं पता है, तो हाउ कैन यू फर्स्ट इंटरप्रेट एंड देन वेरीफाई। मैं वही तो आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि समटाइम्स यू कैन नॉट इंटरप्रेट, तो यू फर्स्ट जस्ट सॉल्व, वेरीफाई एंड देन इंटरप्रेट। वही तो मेरा पॉइंट है सिखाने का। सो फेस कार्ड वाले केस में यानी P ऑफ A स्लैश B जो होगा सर, वो मतलब उसमें निकाल के देखना, फोर किंग्स आ जाएंगे ना सर, 4 किंग्स आ जाएंगे। हाँ, तो 4 किंग्स अपॉन 12। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग प्रोवाइडेड इट वाज अ फेस कार्ड? तो इट विल बी 4/12। हाँ यस सर। तो हो गए। हाँ इस एग्जाम्पल पे डोंट किल योरसेल्फ, जस्ट एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन कि इवेंट हो सकता है डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। समटाइम्स यू कैन गेस, समटाइम्स यू कैन नॉट गेस। तो व्हेन यू कैन नॉट गेस, तो मैं या तो मैथमेटिकली निकाल के वेरीफाई करना पड़ेगा, अज्यूम मत कर लेना। बट जब दिख ही रहा है कि इंडिपेंडेंट है, जैसे 2 डाइवर्स हैं, इसके सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी 4/5 है और दूसरे वाले की सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। पहला वाला कूद गया और मर गया, तो बताओ दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा क्या? ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? सर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। मैथमेटिकली बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड वी आर रोबोट्स। वो मर गया तो मर जा, हमको क्या, मैं तो अपनी प्रोबेबिलिटी पे तैरूंगा, राइट? तो हियर आई एम प्रीटी श्योर दैट दीस 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, हार्ड तो नहीं है, क्यों? क्या सोच ले पहले एक बार, क्या समझा क्या नहीं समझा। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इसमें एक काम कर, पढ़ के देख, विच पार्ट डिड नॉट मेक सेंस, विच पार्ट डिड नॉट मेक सेंस टू यू। मेरे हिसाब से वंस यू नो कि लाइक क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, देन लाइक बस यही है, इतना जितना मैंने लिखा यही है बस। सर नीचे डालना। हार्ड कैसे? वो तो आप लोग जबरदस्ती हार्ड बना रहे हो उसको। ये इजीली समझने वाली चीज ही है। I never said this is difficult. अच्छा, इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकते हैं, I will not deny that. क्वेश्चन तो ऐसे डिफिकल्ट बन सकते हैं कि आपको दूर दूर तक हवा भी नहीं लगेगी कि क्या हो गया ये। So just the question like ऐसे like identify whether like independent or not, वैसे ही क्वेश्चन होंगे। नहीं, अब जैसे मान ले मैथमेटिकली, मान ले तेरे को कोई सिनेरियो नहीं दिया हुआ, तेरे को मैथमेटिकली बोला कि चलो PA 0.2 है, PB 0.5 है और PC इतना है, इंटरसेक्शन भी उतना करके दे दिया और पूछा बताओ इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तब क्या करेगा? तुमने दिया ही नहीं है कि AB इवेंट्स क्या है, बस तुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स दी हुई है, तब क्या करेगा? इनफैक्ट मैं ऐसा
क्वेश्चन ही कराऊंगा क्लास में, मैं ऐसा क्वेश्चन ही देता हूँ ना क्लास में कि आपको सीधे पीए पीबी और ये सब दिया हुआ है, फिर आपसे पूछा भैया क्या है ये इवेंट। सर वो एडिशन थ्योरम्स यूज करके करेंगे ऐसा कुछ? हाँ, इफ एडिशन थ्योरम्स आर गेटिंग यूज्ड देन वो भी कर लेना, व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। सर तो मल्टीपल इवेंट्स वाले सम में हमेशा पहले चेक करना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, फिर तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो मांग क्या रहा है। तो अगर उसने मांगी खाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो तू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल दे और जो तेरा आंसर आ रहा है वो तेरा आंसर है। अगर वो आगे जाके पूछ भी रहा है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, या फिर तुझे क्वेश्चन में अगर यूज आ रहा है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है तो यूज कर ले। अगर तेरे को पढ़ के ही समझ आ गया तो वो क्वेश्चंस में एक्सप्लोर करते ना, काहे पहले इतना गैस वर्क कर रहे हो। मैं क्वेश्चंस दूंगा ना वैरायटी ऑफ, तब आपको खुद को समझ आएगी कि चल ठीक है जो दे रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं हम क्वेश्चन, और क्या। चलो नीचे स्क्रॉल करूं। यस यस सर, ये लो। सर थोड़ा ऊपर करें। और ये वेन डायग्राम में आप विजुलाइज नहीं कर सकते। वेन डायग्राम में आप दे सकते हैं कि कौन से एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, बट वेन डायग्राम में आप इंडिपेंडेंट नहीं दे सकते। सर बस एक बार बता देंगे क्या कि वो पी ऑफ ए बाय बी बार कैसा है? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? एक काम कर, इस एग्जांपल में अच्छे से पढ़ते हैं। नहीं ये वाला नहीं, हाँ ये वाला। पहले बच्चे से प्रोबेबिलिटी दैट S1 कैन सॉल्व द सम प्रोवाइडेड S2 कुडंट। क्या आंसर आता तेरा? S2 से सॉल्व नहीं आता, S1 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उतनी है सर। और S2 से सॉल्व हो जाता तब भी S1 की प्रोबेबिलिटी क्या होती? हाँ सर उतनी है। तो वही है ना, तो S2 हो या ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यस इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। पी ए स्लैश बी बोलो, ए स्लैश बी बार बोलो, वो दोनों पी ए के बराबर ही है। बी इंडिपेंडेंट मतलब बी के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है की प्रोबेबिलिटी पे। सर ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या कि ए बाई बी ए के इक्वल तो हो बट ए बाई बी बार के इक्वल ना हो, ऐसा कुछ? नहीं, इंडिपेंडेंट का मतलब भी वही होता है ना। अबे पहली बात तो ये देख ले, पी ए स्लैश बी और पी ए स्लैश बी बार, नहीं मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मतलब बी के डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, उसका मतलब ही यही होता है ना यार। ये तो लॉजिक हो गया ना यार कि लाइक बी का इंडिपेंडेंट है तो बी से फर्क ही नहीं पड़ रहा ना उस पे, तो बी हुआ हो नहीं हुआ हो उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओके सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लें। भाई जल्दी लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, काम कर। क्वेश्चंस कराना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी प्योरी तो होती रहेगी। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ग्रैस्प कर लिया वही काफी है, थ्योरी तो ओके। जब तक क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक समझ ही नहीं आएगा, फील ही नहीं आएगा। सर आप एक बार सेकंड एग्जांपल दिखा सकते हैं, वो नीचे वाला, वो किंग वाला। किंग वाला।
सर अच्छा ये लास्ट पार्ट ही था वैसे भी। तो चलो थोड़ा क्वेश्चंस में एक्सप्लोर करते हैं। वैसे एक और बात बतानी है, वो भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लिखते जाओ। अगर कोई बोले पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग कि इस बार 3 इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स ए बी एंड सी। तो 3 इवेंट्स ए बी एंड सी और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हैं। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी and B is independent of C and C is independent of A. तो PC intersection is PC into PA, है ना? समझ आ रहा है? PC intersection A is PC into PA, ऐसे ये दिया हुआ इंडिपेंडेंट के कारण। कितने बच्चों को समझ रहा है? That still does not imply mutually independent. Mutually independent का मतलब समझते हो? पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब पेयर वाइज ए और बी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, बी और सी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, सी और ए एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ओके बट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब समझ पा रहे हो? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट मतलब हर कोई हर एक, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है इवेंचुअली, सिंपल सी बात, नो बकवास। मतलब क्या हुआ, ए का बी से फर्क नहीं पड़ता, सी से फर्क नहीं पड़ता, बी एंड सी से भी फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रहे हो? ए को बी के होने से, सी के होने से और दोनों के होने से भी फर्क नहीं पड़ता। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट में एक्चुअली ये हो सकता है, इवन दो दे आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, पी ए स्लैश बी इंटरसेक्शन सी मे नॉट बी पी ए, ऐसा हो सकता है। मतलब बी के होने से फर्क नहीं पड़ रहा, सी के होने से फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर बी और सी दोनों हो गए तो हो सकता है कि फर्क पड़ जाए पी की ए की प्रोबेबिलिटी पे। बात समझ पा रहे हो क्या? यस बी अलोन पे डिपेंड नहीं करता ए का प्रोबेबिलिटी, सी अलोन पे नहीं डिपेंड करता, बट अगर बीसी दोनों हो रहे हैं, अगर बीसी दोनों हो रहे हैं तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर जाए। तो अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट दिया हो तो उसको म्यूचुअली इंडिपेंडेंट मत मान लेना। तो मतलब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट को सबसेट कह सकते हैं ऐसा? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। यस ओके। बट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट दिया हुआ है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली पेयर वाइज भी होंगे ही, यस सर, है ना? तीनों एक तीसरे से इंडिपेंडेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और इस पे अपन को अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि यही है प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी, इनसेन एकदम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलो लिखना चालू करता हूं। तो ये तो मैथमेटिकली करना है आपको। इफ ए एंड बी इंडिपेंडेंट, therefore prove that a bar and b also independent। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट गिवन है तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए बार एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। जो बच्चे पूछ जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ मैथमेटिकली कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट है, ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट है। समझ आया? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट मतलब यस ये लिटरली कि ए का लिटरली किसी से फर्क नहीं पड़ता, बी हो नहीं हो, सी हो नहीं हो, बी एंड सी हो या नहीं हो, उसको म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। मतलब तीनों एक तीसरे से इंडिपेंडेंट हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी और सी और बी एंड सी डजंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। These need 3
थोड़े बुकलेट के दे रहा हूँ, बुकलेट में हाँ पहले ही बोल रहा हूँ इसका बुकलेट अच्छे से करना। इन चैप्टर से लेकर 1A 1B से लेकर सारी एक्सरसाइज अच्छी है इसकी, सारी एक्सरसाइज। सर कौन से चैप्टर का करना है 1 2 3? अरे चैप्टर 2 पीएनसी धृति जितना हो जाए, वैसे मैं तो बोलूंगा 2A पे रुक जाना। कितने 1A 1B 1C 1A मतलब सिंगल करेक्ट और वो कर लो बस काफी है। सिंगल करेक्ट जो है कितने हैं मेरे को तो याद आ रहा है कि 3 सिंगल करेक्ट है कि 4। 1A ये था, 1B में बहुत कम समय, फिर 1C थोड़ा डेंजर है, 1C थोड़ा अच्छा है, और उसके बाद मल्टीपल करेक्ट कर लो। मल्टीपल करेक्ट पहले कर लेना, मल्टीपल करेक्ट में ज्यादा अच्छे सम्स हैं। अगर आप ये भी कर लेते हो तो इनफ है। 1A तो फुद्दू है। और इनफैक्ट जितना हो पीएनसी पे मैं बहुत ज्यादा आपको ग्रिल करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि जेई के पर्सपेक्टिव से पीएनसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे बेटर है प्रोबेबिलिटी की बुकलेट पे जान लगा लेना। व्हेन कैन यू डिस्कस पीएनसी, जैसे ही मेरे को स्लॉट मिल जाए, स्लॉट देते नहीं है। तो डीएनएम तक तो 2B तक काफी था ना। डीएनएम तो मैं तो बोल रहा हूँ बुकलेट 2B भी मत करो, मैं तो बोला हूँ ना असाइनमेंट कर लो। मैंने जो असाइनमेंट भेजी है वो ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा ओके। हाँ ये चलो तो यार, लास्ट चैप्टर है ना अब आप तो। बुकलेट जितना हो जाए 2A 2B तक बहुत है, उसके आगे मत करो, यूजलेस है बुकलेट, इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं है उसमें। इनफैक्ट मैंने नोट्स में जो क्वेश्चन करा ना उनको वापस कर लेना एक बार, नोट्स में जो क्वेश्चन है वो ज्यादा अच्छे लेवल के हैं। चलो फर्स्ट वाला आ गया, क्या गिवन है बोलो, क्या गिवन है पीपल? गिवन ये है कि है ना, ये गिवन है टेक्निकली पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए पी बी, ये गिवन है। अब क्या बोला है, पी ए इंटरसेक्शन बी बार ना, कि ए बार इंटरसेक्शन बी, जो भी यार सेम ही बातें हैं। तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो सोच के बताना पी ए इंटरसेक्शन बी बार का वेन डायग्राम में मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग? ए के अंदर और बी के बाहर, बोलो यही होता है। सर पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा मतलब मैंने ए इंटरसेक्शन बी बार लिया हुआ है तो मैं ये लिख रहा हूँ, चलेगा? मैंने इंटरसेक्शन बी ओह बार हाँ सर, ले हाँ लिया सर। तो वो ठीक है, वो दोनों सेम ही बातें। कितने बच्चे को समझा? अरे बोलो। यस सर। अरे 1 माइनस पीबी क्या होता था, एक सेकेंड, 1 माइनस पीबी होता है पीबी बार। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार केम आउट टू बी पी इनटू पीबी बार, मतलब इंडिपेंडेंट। समझा कि नहीं समझा? देख लो एक बार। सर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते थे कि हमको मान है कि पी ऑफ बी बाय ए बार इज इक्वल टू पी ऑफ बी, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। पी ए बाय बी इज पी ए, ये गिवन है। हाँ पी ऑफ ए तो बाय पी बी ए बार। स्लैश बी बार, हाँ ये कैसे निकालोगे? सर ए और बी इंडिपेंडेंट दिया ना, तो ए स्लैश बी इज इक्वल टू ए स्लैश बी बार इज इक्वल टू पी ऑफ ए ना। अबे वो तो मैंने बोला है होता है, बट इस बार जस्टिफाई करने के लिए भी बोला है। ओके सर सॉरी सर। वो तो होता है मतलब वो तो पता ही है मुझे, ये तो आना था, उसी को अज्यूम करके भाई तूने बोल दिया कि सिंस इट इज नोन इट मस्ट बी ट्रू। जस्टिफाई भी तो कर।
सर स्क्रीनशॉट लेना। ओके, क्वेश्चंस का ले लो भाई, लो ये लो। हम्म नेक्स्ट वाला हो गया बच्चों, ये भी बहुत आसान है। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब समझ रहा है, ए की भी बाहर बी के भी बाहर। अरे उसको तो ये कहा जाता है ना? यस। ओए नहीं सॉरी, ये कहा जाता है पी ए यूनियन बी, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना? तो वो बन जाएगा 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे बट पी ए इंटरसेक्शन बी तो क्या दिया हुआ है बच्चों? तो पी ए पी बी दिया हुआ है। कितने बच्चों को दिख रहा? अरे ये तो फैक्टराइज हो गया। फिर कितने बच्चों को दिख रहा? अरे ये तो पी ए बार इंटू पी बी बार हो गया। खत्म, इंडिपेंडेंट। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। डिक चेक ठीक है। क्वेश्चन 2 सॉल्व करो, सिंपली एकदम बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 2, a bag has 3 red 4 blue and 5 green balls. 3 balls are drawn in succession. What is the probability that they are R, B and G? No replacement. तो इसमें लगाना नहीं है दिमाग, चुपचाप निकालो। ये डायरेक्टली आ रहा है, बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाना है। पहला रेड निकल जाए इन दिस ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो? पहला रेड एंड देन दूसरा ब्लू एंड देन तीसरा ग्रीन। पहला रेड एंड देन, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? वो ये मांग रहा है बच्चों, पहला रेड एंड देन ब्लू एंड देन ग्रीन। बोलो भाई लोग। तो पहले वाले रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर इसको फॉर्मूले जैसा लिखना है तो लिख लो, फॉर्मूले जैसा लिखना है तो लिख लो। So 3/12 into 4/11 into 5/10. अच्छा डायरेक्टली लिखने क्या? मेरे को लगा अपन फॉर्मूले जैसे लिखने की, पहला रेड आना, फिर दूसरा वाला ब्लू आना प्रोवाइडेड रेड, एंड तीसरा वाला ग्रीन आना प्रोवाइडेड फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लू। तो पहला रेड आने के फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अरे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ यार, वो दिखता अच्छा, इट साउंड्स गुड। तो पहला रेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/12 है ना? अब पहला रेड निकल चुका है, तो नेक्स्ट वाले के ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/11। यस। और फिर ये दोनों हरकतें हो चुकी है, ग्रीन निकल जाए 5/10। तो ये आंसर है बच्चों। कितना बन रहा है? 1/22। 1/22 है ना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बोलो, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। वेरी गुड, समझा किसी को? सर एक काम करो, आरबीजी आरजीबी बीजीआर जीआरबी सबकी यही आने वाली, देख लो, सोच लो एक बार। पीपल 6 केसेस बन रहे हैं और सबका प्रोबेबिलिटी तो 1/22 ही है ना?
सो बेसिकली आपने नंबर ऑफ परम्यूटेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, RBG, ओके सर। RGB, BRG एंड सो ऑन। वैसे इसको ऐसे भी सोच सकते थे क्या, सुनना पहले एक बार ध्यान से देखना, धूम मत मचाना। कहना है सेकेंड पार्ट, इज इट नॉट एज गुड एज कि सर आपने 3 बॉल्स निकाले और एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन आ जाए, हाँ या ना? वही बन रहा है ना, सोच के देखो एक बार, बात तो वही हुई। Yes. बोलो, इवेंचुअली बात तो वही हुई। क्या आपने 3 बॉल्स निकाले, एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन आ जाए, ये भी सही था। तो 12C3 वाला पार्ट नहीं समझा, ऊपर आपने सिलेक्ट की एक बॉल को समझा, लेकिन 12C3 क्यों लिखा अरे 3 बॉल निकाले ना, 3 निकाल रहा है, यू आर ड्रॉइंग 3 बॉल्स, तो 12C3 बेस, और कितने तरीके से एक रेड, एक ब्लू और एक ग्रीन आ सकता है, 3C1, 4C1, 5C1। क्वेश्चन बिकेम दिस सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट वाज नॉट दिस, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर मैटर्स, इस वाले में बस बोला है कि आपको एक रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन निकालना है, तो ये तरीके हो। ओके सर। ये ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 3 ट्राई करो, चलो फटफट। प्रोबेबिलिटी दैट 3 स्टूडेंट्स A, B and C कैन सॉल्व द सम आर 1/2, 2/3, 3/5। तो PA, PB, PC दिया हुआ है बच्चों। अब वो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, वो अपना अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। तो PA कितना था, 1/2, PB कितना था, 2/3, हाँ, और PC कितना है, 3/5। ओके, चलो मैं पानी पी के आता हूँ, ट्राई कीजिए।
चलो, तो कितने बच्चों समझा? फर्स्ट पार्ट में मांगा है सॉल्व भी ना हो, बोलो पीपल, ये मांगा है कि नहीं पीपल? सॉल्व मतलब ए से भी नहीं हो, एंड बी से भी नहीं हो, एंड जी से भी नहीं हो। कितने बच्चों को ये चले? क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं? हाँ, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, हमें पता है ये, तो चुपचाप चिपका दो। ये हाफ हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और ये 2/5। आंसर आ रहा है 1/15, है ना? नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? क्वेश्चन गेट सॉल्व का मतलब क्या होता है? कितने बच्चों को समझा ये मांग रहा है वो? बोलो, है ना? मांग ये रहा है, बट हमें पता है हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ही है यार। पीपल समझाओ जरा, समझा कि नहीं? क्वेश्चन गेट सॉल्व का मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए से सॉल्व हो गया, बी से सॉल्व हो गया, सी से हो गया, दोनों से हो गया, तीनों से हो गया, सब मिला के ये। बोलो पीपल। यस सर। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट वन आस्किंग? नेक्स्ट वन इज बुकलेट इन चैप्टर। अच्छे बुकलेट के इन चैप्टर के भी अच्छे मालूम, एज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, एकदम इग्नोर मत करना। इन चैप्टर 2 का वहां, इन चैप्टर 2 क्वेश्चन वहां, बोलो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। आ गया सर। आ गया क्या? चलो ठीक है, मैं भी जबरदस्ती माहौल नहीं बनाता हूँ। अगर इजी है तो करते जाओ, बट मुझे ऐसा है कि इन चैप्टर में थोड़े डिसेंट सम है, एकदम फुद्दू भी नहीं है, लल्लू सम्स नहीं है। चलो बोलो, इन चैप्टर 1 का वहां, P/P इज गिवन 0.2। तो इसमें देखो, इसमें तो मैथमेटिकली ही करना है हमको, जो भी करना है। इसने इवेंट पीवेंट डिफाइंड ही नहीं करे, और PA दिया हुआ है 0.2। तो कितने बच्चों को समझ आ गया? क्या समझ आ गया वैसे? P/B is 0.2 and PA is also 0.2। मतलब A and B कैसे इवेंट से बच्चों? इंडिपेंडेंट, यस और नो? हेंस P/B बार क्या हो जाएगा बच्चों? सीधे P into PB बार। पीपल फॉलोइंग की पोपट डूइंग? अपना नेक्स्ट लेक्चर कब है इसका? सर डे आफ्टर टुमारो ही है। डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों। तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा इस पे मैं क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, मतलब एज ए बुकलेट में से करने के लिए और दूंगा। ये वाले तो मैं क्लास में डिस्कस होगा, जो मैं क्लास में पोस्ट करता हूँ तो क्लास में करूंगा ही। बाकी बुकलेट के भी और दूंगा मैं आपको इसके करने के लिए। इस पे तो ऐसा होता है कि जितनी कम प्रैक्टिस करो, सॉरी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी कम है। प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड वाला इन चैप्टर का हो रहा है क्या? देखो, आई थिंक दिस इज ऑल्सो फाइन सम। Neither A nor B, समझा? बोलो, खत्म? यस सर डन। देख लो कितना वैल्यू आ रही है। मैं आंसर की देख लेता हूँ ना, मैं भी टाइप सॉल्व कर रहा हूँ। पॉइंट ये आ रहा है 11/100, है ना? और ये वाले का मीनिंग क्या होता है? A इंटरसेक्शन B बार। कितने बच्चे समझ रहे हैं सर? ये तो अब रटा चुका है, PA माइनस PA इंटरसेक्शन B।
तो पी ए कितना है 1/4, इंटरसेक्शन भी 7/50। ठीक है। अच्छा नहीं ये आ रहा है क्या शायद, आई थिंक। अच्छा नहीं, ये 11/100 आ रहा है, इसकी वैल्यू कुछ हो रहेगी, सॉरी। निकाल के वेरीफाई कर लो बच्चों। थर्ड भी ट्राई करो, थर्ड में शायद, थर्ड थोड़ा शायद अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 बच्चों। सर 1 मिनट रुकेंगे, ऑलमोस्ट हो गया। सर पहले सवाल P A bar provided B is pointed to बोलो हाँ या ना। बोलो भाई लोग, ये समझा। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 दी हुई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी ए बार प्रोवाइडेड बी मतलब ये बाहर वाला रीजन 0.2 है, तो ये वाला क्या होगा 0.8। ये प्रोवाइडेड बी, सर ए बार बी बार है। ओए होए होए होए, अच्छा तो इसको ले लो, तो फिर वेन डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। बट समझ गए क्या? बोलो बी के बाहर, बी के बाहर मतलब ये बी है, तो बी के बाहर और ए के भी बाहर, तो क्या बन रहा है? अरे मैं नहीं बना था वेन डायग्राम, समझ गया ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑब्वियस सी बात है यार, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। बी के बाहर जो भी है उसमें ए के अंदर होगा या ए में होगा, प्रोबेबिलिटी 1, तो ये 0.2 है तो ये 0.8 होगा, खत्म कहानी। फिर पी ए स्लैश बी बार एक्चुअली होता किसके बराबर है? पी
ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी बी बार। बहुत ही कम डेटा दिया हुआ है यार, रुको, और ये मिल जाएगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पी बी बार, ये दिया हुआ है। तो अपेरेंटली पी ए इंटरसेक्शन बी बार, पी बी बार कैसे निकालूं सर आप सर P 1 A माइनस bar अच्छा intersection हाँ, यस सुपर, ये समझा किसी को? इसका मतलब है पी बी बार क्या बन रहा है बच्चों, 0.2 से डिवाइड कर दो 1 माइनस पी ए यूनियन बी को, तो 1 माइनस 0.10 अपॉन 0.2, तो 1/2 बन रहा है पी बी बार। इसको धीमे से यहाँ चिपका दो, है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार इज 0.8 इंटू 1/2 मतलब 0.4, ओके 0.4 इज द आंसर। चलेगा पीपल? यस सर। चलो बाय। तो बचे हुए क्वेश्चंस ये वाले जो है करके लाओ, जो ग्रुप पे पोस्ट करे, बहुत इजी है। मैं थोड़ा सा होमवर्क भी दे रहा हूँ, आई विल नॉट बी डिस्कसिंग द होमवर्क, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम होमवर्क करोगे, कर लेना, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर आपको मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे एकदम धुआंधार क्वेश्चंस कराऊंगा, एकदम डेंजर क्वेश्चंस अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। तो इन चैप्टर 2 के सारे कर लो, इन चैप्टर 1 को तो मैं काउंट भी नहीं करता हूँ, फिर बाकी मैं ढूंढ ढूंढ के दे रहा हूँ, ठीक है। 1A में से आप क्या क्या कर सकते हो? लेक्चर तो ओवर हो गया ना, ये तो आप भेज दो। हाँ ये भेज ही रहा हूँ, मतलब बस देख के कर लेना, इसमें क्या है ना, पता नहीं क्या दे रहा हूँ मैं, एक आध दो इधर उधर के दे दूं तो। हाँ 33 करके लाओ, वैसे 33 मैं क्लास में कराना प्रेफर करता हूँ, नहीं मैं क्लास में कराऊंगा यार इसको, गिव दिस इन क्लास। फिर 1B में से ये ट्राई करना है, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस बार 2 ट्राई कर सकते हो, 3, 4, 5, 8 और 12 अच्छे क्वेश्चन चाहिए, इसका तो ज्यादा हो जाएगा। चलो अभी इतना ही है, सिंस परसों है अपना लेक्चर, तो अभी इतना ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो पोस्टेड वाले क्वेश्चंस भी करके लाओ, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस कराऊंगा, इस पे कितना हाई लेवल तक जा सकते हैं सब देखते हैं अपन, ठीक है। चलो बाय बाय। सर एक पूछना था सर, बोलिए। वो वाले क्वेश्चंस थे ना सर, ट्रिपल समेशन था, 4 समेशन था और अंदर 1 लिखा हुआ करता था सर, वो कौन से चैप्टर का पार्ट है? एसएनएस। अच्छा ठीक है सर। So, एक्चुअली हुए नहीं थे, मतलब हमारे ट्रिपल समेशन और वो सब, तो वो हम कर सकते हैं बाद में। बाद में क्यों, अभी भी पूछ ले, क्या करना है, ये करना है। सिंगल समेशन हुआ है ना? सिंगल समेशन हुआ है सर। बस तो फिर हो गया, डबल भी हुआ है सर। तो फिर हो गया ना, फिर खत्म हो गया ना भाई। अच्छा ये क्या हो ओके जाएगा n, फिर इसका भी क्या बन जाएगा n n n n n n raised to 4। अच्छा ओके, ऐसे ही करना है ना, मतलब ठीक है। हाँ और क्या, इंडिपेंडेंट वाले, डिपेंडेंट वाले विल बी डिफिकल्ट। सर ओके सर। सर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको 0.8 कैसे आया? डायग्रामेटिकली? हाँ सर। चल ये a है और ये b है, तो b बार मतलब क्या हुआ, b के बाहर, यस है ना। तो b के बाहर मतलब ये, तो ये तेरा सैंपल स्पेस है ना। यस सर। तो सैंपल स्पेस में उसने क्या बोला है कि b बार मतलब b के बाहर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है a के होने की। एक सेकेंड, क्या मैंने सही लिखा है, a बार प्रोवाइडेड b बार, हाँ मतलब तेरा ये ब्लू वाला है ऐसा। तो अगर मान ले मैं ये वाला कलर ले रहा हूं a बार, a के भी बाहर हो ये वाला, और a के अंदर ये वाला ले रहा हूं ग्रीन वाला, तो तुझे दिख रहा है कि रेड प्लस ग्रीन इज ब्लू। यस सर। तो हो गया ना प्रूफ, रेड अपॉन ब्लू प्लस ग्रीन अपॉन ब्लू मस्ट बी 1, रेड प्लस ग्रीन इज ब्लू, तो रेड अपॉन ब्लू प्लस ग्रीन अपॉन ब्लू इज 1, तो इसका 0.2 समझ गया सर। यस सर, हो गया ना। यस थैंक यू सर। चलो बाय, सी यू।